नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस एकेडमी में ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी की क्लासेस आपके चालू हैं। काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, काफ़ी कुछ बाकी है। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में। टॉपिक का नाम है फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार। मूलाधिकार। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस पोर्शन से आते हैं एग्जाम्स में, तो इस पोर्शन को आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। इस पोर्शन को क्या करना होगा, हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स आपने रिवाइज किए होंगे, उम्मीद करते हैं कीजिए, तो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। आर्टिकल ये कहां से कहां तक फैले हुए हैं मूलाधिकार? आर्टिकल 12 to 35, 12 से 35 तक। तो मूलाधिकार सबसे पहली बात होता क्या है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो कि किसी व्यक्ति को पूर्ण शारीरिक, नैतिक, मानसिक विकास हेतु अनिवार्य है। इन अधिकारों को राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है। लेकिन यहाँ एक बात बताना महत्वपूर्ण होगी कि सभी मूलाधिकार कतिपय प्रतिबंधों के साथ हैं। ठीक है ना? स्वतंत्रता का अधिकार, इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई भी अनावश्यक कार्य करेंगे या आपको सजा नहीं हो सकती। तो हर मूलाधिकार के साथ कुछ प्रतिबंध हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस वक्त क्या था कि लगभग 7 मूलाधिकार हमें संविधान में, मौलिक संविधान में कितने मूलाधिकार दिए थे? 7। कितने? 7 मूलाधिकार हमें मौलिक संविधान में दिए गए थे। फिर वर्तमान में अगर बात करें कि हमारे मूलाधिकार कितने हैं, तो वर्तमान में हमारे मूलाधिकारों की संख्या है 6। कितनी? 6। क्योंकि संपत्ति के अधिकार जो कि मूलाधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन 1978, 44th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूलाधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। तो बात करते हैं कि संविधान में वर्तमान में हमें कितने मूलाधिकार प्राप्त हैं? 6। कौन कौन से, वो आप नोट डाउन भी कीजिए। सबसे पहला है समता का अधिकार। इनको डिटेल भी करेंगे, बेफिक्र रहे, ये टॉपिक आपको पूरा अच्छे से समझना है। समता का अधिकार, इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 14 to 18। आर्टिकल 14 to 18। ठीक है। दूसरा मूलाधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 19 to 22। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, 19 to 22। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका जो वर्णन किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 23 और 24 में, आर्टिकल 23 to 24। चौथा मूलाधिकार, इसे आप लिखते चलिएगा, आगे समस्या आपको नहीं कहीं आती है तो हमें बताइएगा, ठीक है ना? अगला कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद अगला जो अधिकार आप लिखेंगे वो लिखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जो वर्णन है वो किया गया है आर्टिकल 25 से 28 के बीच। आर्टिकल 25
टू 28। धार्मिक स्वतंत्रता के बाद आएगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा, ये आएगा आर्टिकल 29 और 30, आर्टिकल 29 एंड 30। नेक्स्ट आएगा संवैधानिक उपचारों, उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। तो वर्तमान में आपको ये 6 मूलाधिकार दिए गए हैं, जिनके विषय में अगर शासन आपके मूलाधिकारों का हनन करता है तो आप कोर्ट की शरण ले सकते हैं। अब एक चीज इसमें जो सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज है वो आप लिखिए, नागरिकों को उपलब्ध मूल अधिकार, हेडिंग बनाइए, नागरिकों को उपलब्ध मूल अधिकार। लास्ट टॉपिक में चर्चा की थी इसके बारे में, हमने कौन कौन से बताए थे, 15, 16, 19 और 29 बताए थे, याद है कि यह जो 4 मूलाधिकार हैं ये केवल नागरिकों को उपलब्ध है, ना कि विदेशी नागरिकों को, केवल नागरिकों को। तो इनके विषय में सबसे पहले आप एक शॉर्ट में लिख लीजिए एक जगह क्या क्या है। सबसे पहले देखिए आर्टिकल 15, आर्टिकल 15, ये क्या है, इसमें आप लिखिए कि धर्म, मूलवंश, जाति, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16, लोक नियोजन, मतलब है कि आपको काम देने के लिए लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता रहेगी, इसमें भी विभेद नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 19, वाक स्वातंत्र, सम्मेलन, वाक स्वातंत्र मतलब बोलने की स्वतंत्रता। पहले ही बता चुके हैं सभी मूलाधिकार कतिपय प्रतिबंधों के साथ हैं। वाक स्वातंत्र का मतलब ये नहीं है कि आप न्यायपालिका को सड़क पर खड़े होकर गाली देंगे या किसी असभ्य व्यवहार का आप कहीं भी प्रदर्शन करेंगे या देश विरोधी बातों को आप करेंगे, ठीक है। तो वाक स्वातंत्र, सम्मेलन, संगम, संचरण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता, मतलब सम्मेलन कर सकते हैं, मिल सकते हैं, आप लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, रह सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता 19 में, ठीक है। आर्टिकल 29 और इसमें एक और जोड़ लीजिएगा आर्टिकल 30 भी, आर्टिकल 29 और 30, अल्पसंख्यकों के संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। तो यह मूलाधिकार जो दिखाए हैं आपको 4-5, ये क्या है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अब बात करते हैं सभी व्यक्तियों को उपलब्ध मूलाधिकार कौन से हैं या सभी व्यक्तियों को प्राप्त मूलाधिकार कौन से हैं। तो इसमें हम चलेंगे आर्टिकल वाइज, जो महत्वपूर्ण होंगे वो आपको लिखाए जाएंगे। सबसे पहले आर्टिकल 14, कौन सा किस में आएगा ये तो आप एनालाइज कर लेंगे, 14 से 18 के बीच में कौन कौन से कहाँ जाएंगे समता के अधिकार में, ये आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता, कानून सभी के लिए समान होगा। किसी व्यक्ति ने अगर एक जैसे अपराध किए हैं तो उनके लिए सजा का प्रावधान एक जैसा रहेगा। आर्टिकल 20, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, किसी को जबरदस्ती अपराधी सिद्ध नहीं किया जाएगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, नेक्स्ट आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपको जीने की और विचरण संचरण की, आप जो चाहते हैं वो करने की स्वतंत्रता रहेगी। आर्टिकल 21A या 21 का शिक्षा का अधिकार,
ये भी मूलाधिकारों में शामिल किया गया है। ठीक है ना, यहां तक आपके हो गए। आर्टिकल 23 एवं 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपका कोई शोषण करता है तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 धर्म की स्वतंत्रता के लिए। ठीक है ना, तो यहां तक ये क्या है, यहां तक के जो अधिकार हैं वो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। अब बात कर लेते हैं आगे इन मूलाधिकारों के विषय में डिटेल्ड, थोड़ा डिटेल में इनको चलते हैं लेके। ठीक है, तो आप पहला हेडिंग बनाइए समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। पहला समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। इसमें पहला जो है वो है आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, तो विधि के समक्ष समानता में क्या है, इसके अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कानून की सुविधा सभी को प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समता। सभी व्यक्ति विधि के लिए, विधि या न्याय तक पहुंच सबकी सुनिश्चित होनी चाहिए। ठीक है, आप देखते हैं कोर्ट में वकील वगैरह भी, सरकारी वकील वगैरह भी मिलते हैं। तो राज्य किसी को, कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है तो उसे भी कोर्ट में हाजिर करना पड़ता है ताकि उसे विधि का समान संरक्षण दिया जा सके। इसी में है आर्टिकल 15 धर्म मूलवंश, लिख लीजिए आर्टिकल 15 धर्म मूलवंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अगर आप समझ सके तो डिस्क्रिप्शन मत लिखिए अगर आपको याद आ जाए, वरना प्रिंटेड जो मिलेगा आपको उसमें सब दिया होगा, जो लास्ट में रहा होगा वो भी आपने देखा हो घर जाके, पता नहीं, इसीलिए क्लास में लिखाना पड़ रहा है आपको। तो दूसरा क्या है आर्टिकल 15 धर्म मूलवंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। इसके अनुसार राज्य किसी धर्म वंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगा। किसी नागरिक को उपरोक्त आधार पर किसी भी स्थान पर जाने से रोका नहीं जाएगा, लेकिन राज्य स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। ठीक है ना, लोक नियोजन का अधिकार तीसरा इसी में है आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि राज्य के अधीन नियोजन में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। सभी लोग परीक्षा देते हैं, वो रिजर्वेशन वगैरह एक वो अलग इशू है, अपवाद में चला जाता है, इसका भी वर्णन संविधान में किया गया है, आएगा बताएंगे उसे भी। अभी लिखिए कि राज्य के अधीन नियोजन में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। हाँ, अनुच्छेद 16(3) के तहत राज्य किसी विशेष पद हेतु नियोजन में किसी क्षेत्र विशेष में अधिवास की अर्हता के रूप में घोषित कर सकता है। डोमिसाइल, आपको फलानी पोस्ट तब मिलेगी जब आप इस राज्य के निवासी हैं, ये कहा गया है 16(3) में। आर्टिकल 16(4) में कहा गया है कि पिछड़े वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण का उपबंध किया जा सकता है। अंडरलाइन कर लीजिए, 16(4) के अनुसार पिछड़े वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण का उपबंध किया जा सकता है। अनुच्छेद 16(5) के अनुसार धार्मिक संस्था या संप्रदाय के किसी पद को उसी संप्रदाय के व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसमें लोक नियोजन के विषय में आपका। अगला है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, महत्वपूर्ण है, टिक कर लीजिएगा। अनुच्छेद पूछा जाता है, पूछा गया है। यह अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है और किसी भी रूप में इस प्रकार के आचरण को अस्वीकार करता है। अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा अस्पृश्यता अपराध से संबंधित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया।
1976 में इसमें मूलभूत परिवर्तन किए गए और इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम रखा गया। क्या रखा गया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। इसी में अगला है उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। या आप समता का अधिकार पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, ठीक है ना? कंफ्यूज मत हो ना भगवान, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, आपकी भी हमारी भी। उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18। तो अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। इसके संबंध में प्रावधान क्या है? सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा राज्य और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। सेना और विद्या संबंधी सम्मान के अलावा राज्य कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यदि कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करता है तो वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। विदेशी अगर आपको उपाधि लेनी है तो राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होगी। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। ये क्या है? उपाधियों के अंत में आपने जाना। कोई विदेशी तो अगर उपाधि आपको लेनी है तो इस पर राष्ट्रपति की परमिशन आपको चाहिए। राज्य जो करेगा वो शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में प्रदान करेगा उपाधियां, ठीक है? उपाधियों की बात हो रही है मित्रों, ध्यान रखना, पुरस्कारों की नहीं, उपाधियों की बात हो रही है, टाइटल्स, ठीक है? अब दूसरा जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 to 22। इसमें क्या है? आर्टिकल 19, 20, 21 तीनों महत्वपूर्ण है। बताएंगे क्यों, अभी भी कुछ बताएंगे, फिर इमरजेंसी जब पढ़ेंगे वहां भी फिर बताएंगे। तो पहला क्या है इसमें? आर्टिकल 19 में, इसमें दो खंड हैं, पहला खंड और दूसरा खंड। इस अनुच्छेद के दो भाग हैं। पहले भाग खंड 1 जिसमें अधिकारों की घोषणा की गई है और दूसरे भाग में मर्यादाओं की घोषणा की गई है। सबसे पहले है इसमें वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण, आर्टिकल 19, इसके दो भाग। तो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं। आप क्या क्या कर सकते हैं? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात बोलने के लिए आप स्वतंत्र हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। शांतिपूर्व एवं बिना किसी हथियार के निरायुध सम्मेलन का अधिकार आपको है। समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज संचरण, भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने की या बस जाने की स्वतंत्रता है। कोई भी कार्य, वृत्ति, व्यापार, कारोबार करने का अधिकार आपको प्राप्त है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा कि यह सभी क्या है? प्रतिबंधों के साथ। घूमने की स्वतंत्रता का आशय यह नहीं है कि किसी के घर में आप चले जाएं, आराम से उसके बेडरूम में बैठे हुए हैं, आपसे पूछता है आप कौन, कहते हैं कि नहीं हमें तो संविधान ने स्वतंत्रता दी हुई है, भारत के राज्य क्षेत्र में आपका घर आता है, हम यहाँ आकर बैठ सकते हैं, आपके घर में रह सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जितना भी है आपको स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन वो स्वतंत्रता प्रतिबंधों के अधीन है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है? अब बात करते हैं आगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अगर कोई समस्या आपको आ रही हो भगवान तो बेझिझक पूछ लीजिएगा, ठीक है? बात के लिए हम नहीं चाहते कुछ बचे। तो ये आपको बताया ही था कि अनुच्छेद 19 में क्या था? पहले 7 अधिकार थे। केंद्र संपत्ति खरीदने, अधिग्रहण करने के अधिकार को
44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, और इसको एक विधिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300A में शामिल रखा गया है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार लिख लीजिए, अनुच्छेद 19(1) का या 19(1)(a). प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत माना जाता है। इसका अलग से उल्लेख नहीं है, ये चीज विशेष रूप से अंडरलाइन कर दीजिए। जो प्रेस की स्वतंत्रता है संविधान के मूलाधिकार वाले टॉप में, इसका अलग से कोई उल्लेख नहीं है। ये कहाँ माना जाता है? 19(1) का के अंतर्गत माना जाता है। क्वेश्चंस आ चुके हैं इस पर। अब इसी में अगला आता है अपराधों, आर्टिकल 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20। इसके 3 खंड हैं और प्रत्येक खंड अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। क्या क्या है इसमें? कोई व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने प्रवृत्त विधि का उल्लंघन नहीं किया है। जब तक आपने कोई कानून नहीं तोड़ा है तब तक आप अपराधी नहीं माने जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। और तीसरी बात, किसी अपराध के लिए अभियुक्त को, किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि नहीं आपको साक्ष्य देने पड़ेंगे। जो रिमांड वगैरह के लिए इतना कठोर रहता है, कोर्ट क्यों रहता है रिमांड टाइम में? कोई अनुचित व्यवहार उनके साथ कस्टडी में ना हो, पुलिस कस्टडी में। यहां तक क्लियर? चलिए, अब इसमें आता है आर्टिकल 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 अभी सेकंड में ही चल रहे हैं यार, स्वतंत्रता के अधिकार में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। फांसी की सजा क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इम्प्रिजनमेंट, कारावास क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इसमें एक मामला आया था, सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत सरकार 1978 के मामले में कहा था कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किए जाने संबंधी प्रक्रिया उचित एवं युक्ति संगत होनी चाहिए। उचित एवं युक्ति संगत होनी चाहिए। ठीक है, एक महत्वपूर्ण चीज याद और रखिएगा, एक और मामला है ज्ञान कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। ज्ञान कौर, छोटा सा हेडिंग बना लीजिए इसी के अंदर, ज्ञान कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। 1996 के इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है, अर्थात आप सुसाइड नहीं कर सकते। अर्थात सुसाइड एक दंडनीय अपराध है। यहां तक क्लियर हुआ आपको चीजें? ये आपको बार बार पढ़नी पड़ेंगी, बार बार देखनी पड़ेंगी और इनका ऑप्शंस नहीं है। जहां समझाने वाली चीजें आएंगी उन्हें हम समझाएंगे, ठीक है ना? तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। क्वेश्चन आ चुका है किस मामले में यह निर्णय लिया गया था, इसीलिए यहां मेंशन किया गया है। क्वेश्चन सीरीज आपकी पड़ी हुई है, पॉलिटी की डाली हुई है हमने अपने चैनल पर, उन्हें जाके सॉल्व कीजिए, वहां ये सब चीजें आपको मिलेंगी। क्लियर? अब बात करते हैं आर्टिकल 21A, अनुच्छेद 21 का, शिक्षा का अधिकार। इसमें क्या है तो याद रखना है, ये भी एक महत्वपूर्ण है शिक्षा का अधिकार आपके लिए। तो शिक्षा के अधिकार में आप हेडिंग बना लीजिए, हेडिंग बनाते चलिए छोटे छोटे, और छोटे छोटे वहां आप नोट करते रहिए ताकि आप बाद में भी कभी देखें तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप इजीली रिवाइज कर सकें। इसलिए ये आपको लिखा रहे हैं। प्रिंटेड नोट्स आप नहीं पढ़ेंगे, ये हम जानते हैं। आप नहीं, पहले वाले बैचेस का भी यही हाल है, ठीक है? तो 56वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
शिक्षा के अधिकार को मूलाधिकार बनाया। किस अधिनियम के द्वारा? 56। जोड़ा कहाँ है? 21A में शिक्षा के अधिकार को मूलाधिकार बनाया। इसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। क्या करेगा? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को। एक क्वेश्चन आया है, उसमें कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है ऑप्शन प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा के विषय में कोई प्रावधान नहीं है, ये भी याद रखिएगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां आपको वो मिलेगा। ठीक है। अब इसी में आर्टिकल 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इस अनुच्छेद का जो पहला भाग है उसमें साधारण कानूनी मामलों के बारे में बात की गई है और दूसरे में निवारक निरोध। अब तो वो प्रचलन में नहीं है, टाडा पोटा वगैरह। तो इस अनुच्छेद के अनुसार जब कोई व्यक्ति साधारण कानून की तहत गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे गिरफ्तार करने के आधार एवं कारणों से परिचित कराया जाना चाहिए कि आपको गिरफ्तार क्यों किया गया। उसे अपनी रुचि के वकील से, एडवोकेट से परामर्श का अधिकार है और 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। लेकिन अगर बात करें, ये भी देख ही लीजिए, बात करें कि निवारक निरोध के मामले में टाडा या पोटा या ऐसा कोई कानून देशद्रोह से संबंधित बड़ा कोई राज्य सरकार भी बना सकती है इन्हें, तो उसमें क्या प्रावधान है? इसमें कहा गया है कि जो दंड विषयक कानून, इस दंड विषयक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है उसके लिए निवारक निरोध के अंतर्गत किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक के लिए निरुद्ध नहीं किया जाएगा। कितना? 3 माह। याद रखिएगा, ये कानून नागरिकों को भी उपलब्ध है और विदेशियों को भी। किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक के लिए निरुद्ध नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि संबंधित व्यक्ति को 3 माह से अधिक अवधि तक आपको बंदी बनाए रखना है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड की संस्तुति अनिवार्य होगी। सलाहकार बोर्ड में कौन होगा? इसमें उच्च न्यायालय के वर्तमान अथवा भूतपूर्व न्यायाधीश अथवा समकक्ष योग्यता रखने वाले व्यक्तियों से मिलकर इसका निर्माण होगा। इस बोर्ड द्वारा अगर ये प्रमाणित कर दिया जाता है कि व्यक्ति को 3 माह से अधिक निरुद्ध रखना आवश्यक है, तभी उस व्यक्ति को 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकता है। ठीक है। लास्ट निवारक निरोध कानून कौन सा था? आपने सुने होंगे नाम इनके। तो कॉफी पोसा थे, मीसा था, टाडा था, पोटा था। लास्ट जो निवारक निरोध कानून था वो था पोटा, जिसे 2004 में क्या है, समाप्त कर दिया गया। यहां तक क्लियर? अब बात करते हैं तीसरे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आपको एज इन डिटेल इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन रेज होंगे। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉलिटी का। ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में सबसे पहले आता है आर्टिकल 23, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। यह अनुच्छेद क्या कहता है? मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकते, उसे जबरदस्ती किसी काम में आप नहीं उससे कोई करवा सकते। बंधुआ मजदूर टैग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो आप सुनते हैं उस पर यह रोक लगाता है। ठीक है। लेकिन राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है कि भाई 2 घंटे आपको ये सेवा सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए करनी होगी। क्लियर? बात आती है आर्टिकल 24, कारखाने आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नहीं रखा जा सकता अथवा अन्य संकट में नियोजन में नहीं लगाया जा सकता। कितने वर्ष? आर्टिकल 24, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने, खान अथवा अन्य संकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है। क्लियर? चलिए, इसके बाद आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
तो संविधान की उद्देशिका में कहा गया है कि हमारा गणराज्य अन्य बातों के साथ साथ पंथ निरपेक्ष है। 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, बताया था आपको। संविधान में पंथ निरपेक्षता की अवधारणा धर्म विहीन राज्य की अवधारणा नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य के अंदर धर्म को संरक्षण, किसी विशेष धर्म को या सभी धर्म राज्य के अंदर किसी विशेष धर्म को कोई संरक्षण दिया जाएगा। इसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान है, मुस्लिम राष्ट्र है, उनका क्या है, मुस्लिम धर्म है। तो राज्य का, अपने देश का कोई, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। हाँ, हमारा देश सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करेगा, धर्म के आधार पर किसी से विभेद नहीं करेगा। क्लियर? यहां तक क्लियर है? चलिए, इसके बाद अगर बात करें तो अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक हमने इसमें क्या है, हमारे संविधान में सभी धर्म के सभी पक्षों की में स्वतंत्रता के उपबंधों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, यह भी याद रखिएगा, आवश्यक है आपके लिए। अब इसमें विशेष बातें और क्या है अनुच्छेद 25 में? अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, लेकिन धर्मांतरण इसमें नहीं है। ठीक है, आप किसी धर्म को मानिए, उसका प्रचार कीजिए, लोगों को उसके बारे में बताइए, उससे संबंधित जो रीति रिवाज हैं, जो धार्मिक कृत्य हैं, वो आप कीजिए, लेकिन धर्मांतरण नहीं आता। ठीक, धार्मिक कार्यों का प्रबंध की व्यवस्था या स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के तहत। तो अनुच्छेद 25 और 26 द्वारा दिए गए अधिकार असीमित नहीं है। एक तो वे लोक व्यवस्था, नैतिक और स्वास्थ्य के अधीन रहते हैं। ठीक है, इसके अधीन रहते हुए दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी किसी कार्य से या आप कोई विधान कर रहे हैं उसे किसी को परेशानी हो रही है। दूसरे, राज्य विधि बनाकर आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलापों को विनियमित कर सकता है। आप देखते हैं यूपी में आया था, कांवड़ यात्रा में डीजे नहीं बजेगा, या सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए। तो राज्य क्या कर सकते हैं, विधि बनाकर आर्थिक, वित्तीय या राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप को विनियमित कर सकते हैं। क्लियर? यहां तक आर्टिकल 27, इसी में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, किस धार्मिक कर नहीं लगा सकते। ठीक है ना, धार्मिक कर नहीं लगा सकते। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ये कहते हैं ना कि उसने प्रार्थना अटेंड नहीं की या ये उपासना में उपस्थित नहीं हुई, तो इससे आप स्वतंत्र हैं। संविधान में ये भी कहीं लिखा कि आप जनगण मन गाएंगे। ये क्या है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारियां है। क्लियर? इसके बाद जो अगला मूलाधिकार है वो है संस्कृति और शिक्षा के संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें आर्टिकल 29 में सबसे पहले अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किया गया है 29। इसमें कहा गया है कि भारत के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। मदर से चलते हैं अपने यहाँ, कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती। राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश के से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। कोई भी शिक्षण संस्थान यदि राज्य से सहायता मिल रही है उसे, तो उसे किसी उस शिक्षण संस्थान के द्वारा किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति इत्यादि के आधार पर वह शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं कर सकता। क्लियर? अब इसी में जो आर्टिकल 30 है उसमें कहा गया है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार होगा। अल्पसंख्यक वर्ग कोई है अगर,
और वो अपनी शिक्षण संस्थानों को बनाना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। क्लियर? अब इसमें अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं भी 3 प्रकार की हो सकती हैं। एक ऐसे होते हैं जो कि राज्य से जिन्हें आर्थिक सहायता मिलती है और मान्यता प्राप्त कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो केवल राज्य से मान्यता प्राप्त करते हैं, आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं करते। और ऐसे संस्थान भी हैं जो राज्य से मान्यता और सहायता दोनों ही नहीं लेते। तो 3 प्रकार के ये शिक्षक संस्थान होते हैं। क्लियर? यहां तक कुछ पूछना, कोई समस्या आपको? नहीं। चलिए, इसके बाद जो इसमें लास्ट है वो है संवैधानिक उपचार। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है? अच्छा, ये बताइए आप क्या समझते हैं इससे कि आपके मूलाधिकार का हनन हो गया? ये आपसे कहें कि आपातकाल के समय में आपके मूलाधिकारों को सस्पेंड कर दिया जाता है, इससे आप क्या समझते हैं? बताइए, किसी को पता हो इस विषय में तो? मूलाधिकारों के स्थगन का आशय होता है कि आप अपने मूलाधिकारों के उल्लंघन के लिए सरकार के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट की शरण नहीं ले सकते। यह क्या है? यह होता है सस्पेंशन का मतलब। यदि इमरजेंसी लगी हुई है तो इमरजेंसी के दौरान आपके अगर मूलाधिकार, आपसे क्या, आप बाहर नहीं घूमेंगे, आपको बाहर नहीं जाने का, तो इसका अर्थ है कि आप बाद में ये नहीं कह सकते कोर्ट में जाके कि भाई हमें बाहर नहीं आने दे, ये हमारा मूलाधिकार है, या कोई प्रतिबंधित क्षेत्र, रेस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित किया गया है, वहां आप जाना चाहते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का जो अर्थ है, जैसे कि आर्टिकल 32 में बताया गया है, इसमें जो बेसिक चीज है वो ये है कि यदि किसी नागरिक के किसी मूलाधिकार का हनन होता है तो वह उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। इस संबंध में इस मामले की जांच फिर कोर्ट के द्वारा की जाएगी। ठीक है? आपके मूलाधिकारों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सुरक्षा प्रदान करते हैं, और आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए वो 5 प्रकार की रिट्स, अभिलेख, रिट, ये आपको जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे तो और क्लियर होंगी चीजें। 5 प्रकार की रिट या अभिलेख क्या करते हैं? जारी करते हैं। इन 5 प्रकार की रिटों में कौन कौन सी होती हैं आप लोगों ने पहले पढ़ा हो अगर कहीं तो? चलिए हम बताते हैं। पहली होती है बंदी, लिख लीजिएगा, प्रत्यक्षीकरण। कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस। दूसरी होती है परम आदेश। परम आदेश इंग्लिश में से बोलते हैं मैंडमस। तीसरी होती है अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा, कोवारेंटो। चौथी होती है प्रतिषेध, प्रोमिशन जिसे बोलते हैं। और 5वीं होती है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। उत्प्रेषण सैनिटेरियन जिसे बोलते हैं, सैनिटोरारी इसका राइट वर्ड है। ठीक है? तो ये 5 तरह की रिट्स होती हैं। अगर आपके किसी मूलाधिकार का वायलेशन हुआ, आप कोर्ट में जाते हैं, तो इनमें से कोई 5 रिट्स सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। हाई कोर्ट के विषय में आगे चर्चा करेंगे जब पढ़ाएंगे तो डिटेल्ड में, भी तो आप बेसिक समझिए क्या है। ठीक है? तो अब इसमें होता क्या है? सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण।
आपको किसी ने बंदी बना लिया, यह रिट सरकारी के साथ साथ गैर सरकारी व्यक्ति पर भी लागू होती है। आपके घर वाले आपको बंद करके रखे हुए हैं या पुलिस ने आपको बंदी बना लिया, तो आपकी ये एकमात्र रिट है जिसमें आपकी तरफ से अन्य कोई व्यक्ति भी न्यायालय की शरण ले सकता है। वो व्यक्ति न्यायालय में जाएगा, बताएगा कि साहब हमारे मित्र हैं, ऐसे ऐसे बंदी बनाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण हैवेस कॉर्पस की रिट जारी करेगा कि उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश कीजिए, मामले की जांच करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जब कोई भी व्यक्ति पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंतर्गत उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। टाइमिंग वाइमिंग भी कुछ होते हैं उसमें, वो भी आगे बताएंगे आपको। तो हैबियस कॉर्पस में क्या है, आपको बंदी बनाए जाने की कारणों की जांच कोर्ट के द्वारा की जाती है, ये इसमें महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला है परमादेश। परमादेश में क्या होता है, यह रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय को लगता है कि सार्वजनिक कोई पदाधिकारी है या न्यायालय है अथवा निगम है, कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा। आपकी कोई फाइल किसी ऑफिस में अटकी हुई है, वहां जो अधिकारी बैठे हुए वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे और आपका कोई मौलिक अधिकार उससे वायलेट हो रहा है, तो आप कोर्ट की शरण ले सकते हैं। कोर्ट ऐसे मामले में मैंडेमस रिट जारी करके उस अधिकारी से उस कार्य को करने का आदेश देगा कि आप ये कार्य निपटाइए। क्लियर यहां तक? वेरी गुड। अगली जो रिट है वो है अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा में होता है कि भैया कोई अधिकारी, कोई किसी अधिकारी ने ऐसा काम कर दिया जिसे करने का उसे अधिकार प्राप्त नहीं, जिसे करने का उसे अधिकार प्राप्त नहीं है, तो न्यायालय उस अधिकारी से इसे कारण बताओ नोटिस भी कह सकते हो आप। तो न्यायालय उस व्यक्ति से उस कार्य को करने की वैधता पूछता है कि भाई ये कार्य आपने कैसे किया, इस कार्य को रोकिए। तो उसे रोकने के लिए अधिकार प्रक्षय क्वो वारंटो जारी की जाती है। अब ये जो अन्य दो रिट्स हैं, याद रखिएगा, ये दोनों रिट ऊपरी और अधीनस्थ न्यायालय के संबंधों को निर्धारित करने के लिए या अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है। प्रतिषेध कब जारी किया जाता है? प्रतिषेध तब जारी किया जाता है जब अधीनस्थ न्यायालय किसी ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा हो जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तो और मामला अभी चल रहा है, सुनवाई चल रही है निचले न्यायालय में, तो अपर जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो निचले न्यायालय से कहेगा कि ऐसा करो, इस कार्रवाई को रोक दो और ये पेपर्स हमारे पास ट्रांसफर कर दो। ये क्या होती है? प्रोबेशन, प्रतिषेध। सैलिटोरी उत्प्रेषण ये कब होती है? जब निचला न्यायालय किसी ऐसे मामले पर निर्णय दे चुका है जो उसके अधिकार क्षेत्र में था ही नहीं। ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सैलिटोरी को जारी करता है और निचले कार्यालय से या निचले न्यायालय से वो सारे मामले अपने पास मंगाकर उसकी दोबारा सुनवाई शुरू होती है। ठीक है, तो ये 5 रिट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर? यहां तक कोई असमंजस नहीं है। अब एक चीज यहीं पर आपको बता देते हैं, छोटा सा डाल लीजिए। अनुच्छेद 32 के तहत यह अधिकार मूलाधिकारों के लिए रिट जारी करने का किसे दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन हाई कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है आर्टिकल 226 के तहत। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, एक क्वेश्चन एक एग्जाम में आया है, उस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कोर्ट का अधिकार एक मूलाधिकार भी है, तो वो है आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 226 के तहत उपचार उच्च न्यायालय को इसमें सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा अधिकार प्राप्त है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रिट केवल तभी जारी कर सकता है जब मूलाधिकार का हनन हो, लेकिन हाई कोर्ट अपने विवेकानुसार अन्य किसी मामले के लिए भी इसका प्रयोग कर सकता है। ठीक है,
क्लियर है यहां तक? एक ब्रैकेट बना दीजिएगा बड़ा सा, जिसमें 3 आर्टिकल्स, 3 चीजें आपको नोट करनी है। क्या क्या? पहली जो आपको नोट करनी है वो करना है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 ये क्या है? यह आर्टिकल संसद को अधिकार देता है कि वह सैन्य बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस इत्यादि के मूलाधिकारों की सीमा को निर्धारित कर सके। आप अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो आपके मूलाधिकार कुछ कम हो जाते हैं, ठीक है ना? तो आर्टिकल 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वह सैन्य बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस इत्यादि के मूलाधिकार की सीमा को निर्धारित कर सके। आर्टिकल 34, भारत में अगर कहीं भी सेना विधि, मार्शल लॉ लागू है तो संसद को यह शक्ति है कि वह मूलाधिकारों को प्रतिबंधित कर सकता है। देखते हैं, कर्फ्यू वगैरह लगता है, आर्मी आ गई, क्या है? 34। 35, संसद को कुछ मूलाधिकार जैसे 16, 32, 33, 34 को प्रभावी बनाने की शक्ति प्राप्त है। संसद को कुछ मूलाधिकार जैसे कि 16वां, 32वां, 33वां, 34वां को प्रभावी बनाने की शक्ति प्राप्त है। ये जो पढ़ रहा है, इसे प्रभावी कौन बना सकती है? संसद, राज्य विधानमंडल नहीं। क्लियर? राज्य विधानमंडल नहीं। तो ये बेसिक चीजें थी मूलाधिकारों के विषय में। अब इसमें एक छोटी सी समस्या और है, वो भी आज ही निपटा लीजिए, थोड़ा क्लास लंबा जाएगा आज का, लेकिन इसे भी कर ही लेते हैं, ठीक है ना? इसे भी कर ही लेते हैं, फिर एक ही टॉपिक के लिए बार बार बैठने का मतलब नहीं है। छोटी सी चीज है, समझ लीजिए। ये आज हम आपको पहले इसमें ये बता रहे हैं कि मौलिक अधिकारों की वर्तमान में स्थिति क्या है। आप चाहे तो पॉइंट चेंज कर करके लिख सकते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें यह है कि मूलाधिकारों में संशोधन हो सकता है या नहीं। मूलाधिकारों में संशोधन हो सकता है या नहीं। इन ब्रीफ, इन शॉर्ट आपको ये चीजें दे रहे हैं, एक जगह आप नोट कर लीजिए। कभी कंफ्यूजन की स्थिति, कभी आप कोई बड़ा एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए ज्यादा स्पेशल है, कभी इंटरव्यू वगैरह कोई आप फेस कर रहे हैं वहां आपसे पूछता है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे। कभी कभी क्या होता है, मेंस एग्जाम में भी इस पे क्वेश्चन टेकअप कर लिया जाता है, ठीक है? तो इसमें आप लिखना शुरू कीजिए कि 1951 में आर्टिकल 31 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया। क्या किया गया? जो संपत्ति का अधिकार था उसे पहले संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 में दिया गया है। हाँ जी, इस अधिकार को क्या किया? सीमित किया गया। अब इस अधिकार को सीमित किया गया तो ये बहस छिड़ गई कि भाई मूलाधिकारों को संशोधित कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कोर्ट का रुख क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा। तो एक मामला आया शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार। शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार, ये भी 1951 का मामला था। तो इस मामले में यह प्रश्न उठा कि क्या संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है। तो इस संदर्भ में, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान संशोधन जो है वो संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता, अतः संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। मामला आगे बढ़ा, समय निकला, अगला वाद आया 1967 में सामने, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। कौन सा? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इस मामले में क्या हुआ? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार को संविधान में सर्वोपरि स्थिति दी गई है, इसलिए संसद अनुच्छेद 368 द्वारा
मूलाधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। एक सीक्वेंस में आपको दे रहे हैं ताकि आप याद रख सकें, ठीक है ना। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार को संविधान में सर्वोपरि स्थिति दी गई है, इसलिए संसद इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। अब संसद ने कहा कि भाई ये तो कैसे करेंगे। अब संशोधन में अगर मूलाधिकार को हटाना है देश के विकास के लिए तो कैसे हटाएंगे। तो संसद ने 24वां संशोधन किया, फिर 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन। इस संशोधन में क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि गोलकनाथ के मामले में उत्पन्न स्थिति जो है वो ठीक है। अनुच्छेद 13 एवं 368 में संशोधन करके संविधान में संशोधन करने के संसद के अधिकार के बारे में सभी प्रकार के संदेहों को दूर किया गया, अर्थात संसद को संविधान के किसी भी उपबंध में जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है संशोधित करने का अधिकार होगा। ये इसमें कहा गया। क्या कहा गया कि संसद भाई चाहे तो मूलाधिकारों में संशोधन कर सकती है और बाकी भागों में भी संविधान के संशोधन कर सकती है। कोर्ट ने कहा अच्छा ऐसा। 73 का टाइम आया, एक और विवाद आया, केशवानंद भारती। केशवानंद भारती, ये इसलिए और बता रहे हैं क्वेश्चंस रैपिडली आए हैं यहां से लगातार। बनाम केरल राज्य, केरल राज्य 73 में ये मामला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के आधारित जो उसके बेस हैं, जो मूल लक्षण हैं, उनसे छेड़छाड़ आप नहीं करेंगे। और इसी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण लाइन है, अंडरलाइन कीजिएगा। इस निर्णय में न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को स्पष्ट किया। क्लियर? सरकार कोर्ट ने कहा कि भाई देखो जो करना है वो करो, लेकिन ये नहीं है कि जो हमारे संविधान का मुख्य उद्देश्य है देश की जनता के प्रति तुम उसे ही पूरा बदल दो उठाकर। हमने कहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये किस में दिया गया मूल ढांचे का संकल्पना? केशवानंद भारती मामले में 1976 का टाइम आया, 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन किया गया। इस संशोधन में ये भी संशोधन बढ़िया था 1976 में। इस संशोधन के द्वारा किया गया, संसद ने अनुच्छेद 368 में खंड 4 एवं 5 जोड़ दिए और यह व्यवस्था की गई कि संशोधन को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। अगर संसद कोई संविधान में संशोधन कर रही है तो ये मामला कोर्ट में नहीं जा सकता था। कोर्ट भी देख रहा था बैठा हुआ, कर क्या रहे हैं, कर लेने दो ना, फिर देखते हैं। अगला केस आया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। इस मामले, ये मामला आया लगभग 1981 का मामला था, सॉरी 1980 का मामला था। इस मामले में अनुच्छेद 368 खंड 4 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। समझ रहे हैं? कोर्ट ने जो संसद ने जोड़े थे नए खंड, कोर्ट ने उन खंडों को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि भाई ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का क्या कर रहे हैं? खंडन कर रहे हैं। और न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का आधारभूत लक्षण है। तो आधारभूत ढांचे में उन्होंने क्या कह दिया कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का आधारभूत ढांचा है, आप उसे समाप्त करना चाहते हैं, ये नहीं होगा। यहां तक क्लियर? एक छोटा सा मामला और देख लो, वामन राव बनाम भारत संघ।
वामन राव बनाम भारत संघ। इसमें क्या हुआ, 1981 के इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि देखो ऐसा है, आधारिक लक्षण का सिद्धांत 24 अप्रैल 1973, ये केशवानंद भारती वाले मामले की डेट थी, 24 अप्रैल 1973 के पश्चात पारित संविधान संशोधन अधिनियम पर लागू होगा। ठीक है ना, कि आधारिक लक्षण का सिद्धांत कब लागू हुआ, केशवानंद भारती मामला जो कि 24 अप्रैल 1973 को सुना गया था, इसके बाद जो भी संशोधन होंगे उन पर यह आधारिक लक्षण वाला मामला लागू होगा। तो अब जरा चेंज करने से पहले सोच लीजिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन किया जाए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए, वेरी गुड। अब वर्तमान, अगर आपसे हम कहेंगे वर्तमान स्थिति क्या है मूलाधिकारों की, क्या हो सकता है, तो लिख लीजिए एक ब्रैकेट में, मूलाधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। क्या? मूलाधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। प्रत्येक ऐसे संशोधन में न्यायालय विचार करेगा कि क्या मूलाधिकारों के संशोधन से संविधान के किसी आधारिक लक्षण का विनाश तो नहीं हो रहा। संवैधानिक संशोधन से मूलाधिकार का किसी का विनाश तो नहीं हो रहा, और यदि ऐसा हो रहा है तो उस संशोधन को शून्य घोषित किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा आधारिक लक्षण की कोई सूची तो जारी की नहीं गई है अभी तक, लेकिन हाँ, उसके कुछ निर्णयों से पता चलता है कि क्या हो सकते हैं। संविधान की सर्वोच्चता, संसदीय प्रणाली या न्यायिक पुनरावलोकन, पंथ निरपेक्ष शक्तियों का पृथक्करण, और भी कुछ हो सकते हैं। लिस्ट आगे बढ़ भी सकती है। अगर संसद एक्टिव होगी तो फिर न्यायपालिका भी एक्टिव होगी। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो ये मूलाधिकार वाला टॉपिक है ये हमने कंक्लूड किया है। अभी भी कोई समस्या आपके सामने आ रही हो तो हमें बताइएगा जरूर। ठीक है, जितना था विस्तार से आपको पूरा टॉपिक दिया गया है ताकि कोई कंफ्यूजन की स्थिति आपके दिमाग में ना रहे। आज के लिए हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर टुडे।